हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज डॉक्टर शालू शर्मा और हम कर रहे थे पॉलिटी की सीरीज जिसमें हमने करना है एनसीईआरटीज को फ्रॉम 6th to 12th। इसी सीरीज में हमने एनसीईआरटी की 6th क्लास को स्टार्ट किया था जिसमें से हम 2 चैप्टर्स उसके कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो जाके वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंक्रोनाइज वे में चलेंगे तो आपको कंसेप्ट की ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो वो बच्चे जो बिल्कुल अभी सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज को देने के लिए, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, या जो ग्रेजुएट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट ईयर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो आपका फाउंडेशन फॉर्म करती है, बेस फॉर्म करती है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। डिफरेंट वर्ड्स जो हैं पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में यूज होते हैं, जो आगे फर्दर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, उनका मतलब क्या है वो आपको बिफोर हैंड पता होगा, तो इजीली आप आगे जो इसकी डेप्थ में है इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये दोनों चैप्टर जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो लेक्चर में ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाए। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी का जो 3rd चैप्टर है दैट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट? सो इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। जस्ट अ सेक, ओके। सो हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाता है या आपको ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, अब आप में से इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं, आप में से मैक्सिमम ने, आई होप कि ऑलमोस्ट सभी ने अपना जो राइट टू वोट है उसे यूज किया होगा और वोट डाला होगा जाके। तो वो वोट किस लिए डाले हैं? टू चूज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? सो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक संस्था है जो कि डिसीजन लेती है। क्या लेती है? निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, अब डिसीजन किस बात के? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब हर पर्सन चाहेगा कि उसके घर के पास से वो रोड जाए ताकि उसे दूर ना जाना पड़े किसी व्हीकल को लेने के लिए। ठीक है, तो हर पर्सन की यही जो है नीड होगी कि उसके घर के जितना पास हो उतना अच्छा है रोड का। तो इस बात पे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हर इंसान कहेगा कि मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो इस चीज का डिसीजन कौन करेगा कि जो रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, वो किस रूट पे जाने चाहिए, कहां से निकलने चाहिए, कहां डाइवर्ट होने चाहिए। तो इसका जो निर्णय है उसे लेने के लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, जगह पे बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, अब क्राइम को कंट्रोल करना है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो क्राइम करते हैं उनको सजा दिलानी है। ये सब कौन करेगा? अगर सभी पर्सन्स, एक पूरी सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर हर एक चीज का निर्णय लेने लगेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो जाती है। ठीक है, तो वो अपने में से ही एक ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेती है रिलेटेड टू ऑल द बेसिक नीड्स। ठीक है, जितनी भी बेसिक नीड जो है सर्वाइवल के लिए चाहिए, चाहे फिर वो हेल्थ से रिलेटेड हो कि हॉस्पिटल्स कहाँ होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने होने चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, एजुकेशन का हो, ठीक है, कि एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है, कौन सा मोड होना है, क्या उसके फाइनेंसेस रहेंगे, किस तरह से अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, तो उसे किस तरह से उसका जो बेसिक राइट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया है ना। सो ऑल दीज नीड, लॉ एंड ऑर्डर का हो गया, सो ये सारे डिसीजंस और भी बहुत सारे डिसीजन लेने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, सो गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेती है डिसीजंस। ठीक है, अब डिसीजन तो ले लिए, अब उन डिसीजंस की इंप्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी पर्सन के पास निर्णय लेने का हक है,
लेकिन उसके बाद ही कोई नहीं मान रहा, वो उसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, वो उसे रियलिटी में ला ही नहीं पा रहा, तो उस डिसीजन का कोई फायदा नहीं है ना। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पर्टिकुलर प्लेस पे हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं बना, कोई बनाने के लिए रेडी नहीं है, कोई लैंड नहीं दे रहा, या और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो किस तरह से उसके डिसीजन को जो है आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे या रियल फेस दे पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी होता है लॉ, है ना। इंप्लीमेंटेशन के लिए है जरूरी कि पावर टू इंप्लीमेंट दैट, उसके लिए बनाती है गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। लॉ मतलब कानून। अपने लिए हुए डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना, उसे रियलिटी में लाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो पावर है, दैट इज ऑल्सो विद गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के पास होती है। सो विदाउट द पावर ऑफ मेकिंग लॉ और पावर टू इंप्लीमेंट इट्स डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। सो गवर्नमेंट क्या है, हमने समझा कि गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है एंड लॉ मेकिंग की पावर होती है। कानून हर एक चीज से रिलेटेड, इन जनरल कानून भी राइट से रिलेटेड, ड्यूटीज से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड जो है, सिक्योरिटी से, उन सबसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो बनाने की पावर है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक डिसीजंस एंड मेक लॉ। फाइन, इतना क्लियर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज। साथ ही हमें यह जानना है कि गवर्नमेंट, तो हमें आइडिया लग गया कि गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लॉज बनाती है और जो डिसीजन लेती है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, क्यों जरूरत पड़ी है? ठीक है, अगर ऐसा होता कि सपोज जैसे अगर आप प्रिमिटिव एंशियंट इंडिया को ले लें या प्रिमिटिव हमारी सिविलाइजेशन को ले लें, तो वहां आप देखिए गवर्नमेंट जो आज के फॉर्मल वे में गवर्नमेंट है, उसका थोड़ा सा इनफॉर्मल वे आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है कि जो एज वाइज एल्डर पीपल होते हैं सोसाइटी में, वो लोग इकट्ठे होकर डिसीजन ले लेते हैं प्रॉपर जो वेलफेयर है सोसाइटी का, उसके लिए, ठीक है। इस तरह से हुआ करता था। सॉर्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि कोई मिनिस्टर्स होंगे, इस तरह से पार्लियामेंट होगी, उस तरह से कुछ नहीं होता था। जस्ट बाय द वे ऑफ एज उन्हें कंसीडर कर लिया जाता था कि दे नो बेटर और वो वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप प्रिकर्सर ऑफ जो फॉर्मल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से कह सकते हो। लेकिन जरूरत ही क्यों पड़ी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो डिसीजन भी ले हमारे लिए और जो लॉ भी बनाए? सो देखिए कि जब भी कोई नेसेसिटी की या सर्विस की जरूरत पड़ती है, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, या किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो ये डिसीजन लेना कि किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, है ना। रिसोर्सेज जो हैं आपके मेंटेनेंस, है ना, क्योंकि इट इज अ ह्यूमन नेचर कि हर एक इंसान जो है पहले अपनी नीड के बारे में सोचता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। वो नहीं सोचेगा कि इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद क्या दूसरों के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बच रहे हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो रिसोर्स मेंटेनेंस की इस तरह से, मैनेजमेंट इज अ बेटर वर्ड, मेंटेनेंस से ज्यादा बेटर रहेगा मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट की इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, और सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रेस से, कितनी भी डाइवर्सिटी है, सबको उन रिसोर्सेज का इक्वल बेनिफिट मिले, ठीक है। रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो, हर एक को रिसोर्स का जो बेनिफिट है वो प्रॉपर मिले, उसके लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट। दूसरा, हमें चाहिए डिसीजन के लिए कि एक सिंगल डिसीजन, जब भी कंफ्लिक्ट होता है, जब भी किसी चीज मुद्दे पर निर्णय लेना है, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, किसी भी चीज पे लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो है बात सभी लोग माने। थर्ड है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए।
जब भी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है या थ्रेट होता है इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, देश की संप्रभुता को थ्रेट होता है बाहरी देशों से या इंटरनली कन्फ्लिक्ट की वजह से, बहुत से रीजंस होते हैं, कम्युनलाइजेशन की वजह से, जब राइट्स होने लगे या एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से, जब भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेक पे आ जाए, उस टाइम पे गवर्नमेंट का रोल होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके पास पावर हो, जो लोगों के राइट्स को उस टाइम के लिए कर्टेल कर पाए, ले सके और लोगों को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो दीज आर द रीजन बाय विच फॉर विच द गवर्नमेंट इज नीडेड। ठीक है, हमें डिसीजन लेने के लिए, ताकि इस तरह से डिसीजन लिया जाए कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, किसी भी कास्ट के हैं, कितने भी रेस के हैं, कितनी भी डाइवर्सिटी है, सबको इक्वल उनकी नीड्स का जो है ध्यान रखा जाए, उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएं। और साथ ही रिसोर्स मैनेजमेंट हो कि रिसोर्स की वेस्टेज ना हो, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इस तरह से कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सके। और प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ वॉर या कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जब सिक्योरिटी को हार्म हो, उस टाइम पे गवर्नमेंट कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। ठीक है, टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन है या एक्सटर्नल थ्रेट है एट दैट टाइम। ठीक है, ओके, सो जो मैंने आपको बताया अभी कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसी को उसका जिस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए आपके पास उसकी बुक होना जरूरी है। जो मैं आपको समझाऊंगी पहले आप वो समझेंगे, देन यू विल रीड द कंप्लीट एनसीईआरटीज, और उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप अंडरलाइन कर लेंगे, और जब भी रिवीजन करेंगे तब आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जिस्ट जो है गवर्नमेंट का, वही मैंने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो है कि कितने लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, ओके, अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल। आप स्कूल में देखिए, एक प्रिंसिपल होता है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे स्कूल की। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल अपने रूम में बैठ के हर एक क्लास का नीड को या हर एक क्लास की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, वो एज अ होल स्कूल को ले सकता है, बट इंडिविजुअल, क्योंकि वहां बहुत सी क्लास होंगी, वो क्लास फर्दर बहुत सी सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, तो इंडिविजुअल हर सेक्शन का नीड का ध्यान रखना, वहां किस तरह से पढ़ाई हो रही है, क्या बच्चे कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्रिंसिपल फर्दर अपनी फर्दर क्लासेस के लिए बना देते हैं क्लास टीचर्स। ठीक है, जो हर एक क्लास में एक क्लास टीचर होता है जो दैट पर्टिकुलर क्लास का ध्यान रखता है। फिर क्लास टीचर के भी नीचे बच्चों के ही अंदर से चुना जाता है एक क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो बच्चों की नीड, क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट है, वो बेहतर जानता है कि क्या नीड्स हैं, क्या जरूरत है, क्या वो डिमांड्स है उनकी, तो रखा जाता है क्लास मॉनिटर। ठीक है, तो इस तरह से जो हम सभी स्कूल्स में पढ़े हैं और ये सिस्टम हम सभी ने देखा है। ठीक है, प्रिंसिपल है, देन देयर इज टीचर्स, क्लास टीचर्स, एंड देन कम्स द मॉनिटर। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी 3 स्टेजेस पे काम करती है। ठीक है, एक करती है नेशनल लेवल पे, सेकेंड इज एट स्टेट लेवल, और थर्ड इज एट लोकल लेवल। लोकल लेवल हो गया विलेजेस या फिर टाउन्स। ठीक है, ठीक है, नेशनल लेवल पे आ गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे प्राइम मिनिस्टर है, जो मेन होती है, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, आप लोगों ने वोट दिया होगा, तो जो सेंटर की गवर्नमेंट है दैट वर्क्स एट द नेशनल लेवल। अब वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका क्या काम है, उनका क्या वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, उसकी जो बेसिक फॉरेन अफेयर्स उसके मेंटेन करना, कि दूसरे देशों के साथ किस तरह के रिलेशन रहेंगे, उन सब का ध्यान रखना। दैट इज अबाउट नेशनल, दैट वर्क्स एट द नेशनल लेवल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो फर्दर बहुत सी स्टेट्स में और यूटीज में डिवाइड है ना, बहुत सी स्टेट्स में और यूटीज में डिवाइड है।
तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तो सेंटर के लेवल पे काम करती है, वो सभी स्टेट्स की देखरेख करती है, सभी स्टेट्स की आप फाइनेंसिस का ध्यान हो गया कि किसको कितने पैसे की जरूरत है, टेरिटरी को उसकी हिफाजत की जरूरत है, सिक्योरिटी की, कम्युनिकेशन की, ये सब चीजें जो है वो सेंट्रल लेवल पे देखे जाते हैं। फॉरेन अफेयर्स, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते, ठीक है। अब आ गई स्टेट्स की बारी और यूटीज की बारी। अब डिफरेंट स्टेट्स हैं और हमारे देश में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कि कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोई नॉर्दर्न प्लेन में है जहां पे बहुत ठंड है, कोई कोस्टल एरियाज में है, उनका क्यूजीन, उनका फूड, उनका क्लोथिंग डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट है। तो एक गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, वो किस तरह से जान पाएगी कि हिमालयन स्टेट की क्या नीड है या कोस्टल एरियाज की क्या नीड्स है? वो किस तरह दिल्ली में बैठ के ये पहचान पाएंगे? वो तो जो उस पर्टिकुलर स्टेट में हैं लोग, वो ज्यादा बेटर तरीके से जान पाएंगे। दैट्स वाई फर्दर जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके लोअर लेवल पे आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन सभी स्टेट्स और यूटीज पे जो हेड होते हैं दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड लेवल जो वर्क करते हैं एट द लेवल ऑफ स्टेट और यूटी, ठीक है। अब सेंटर पे देख लिया, सभी स्टेट्स और यूटीज का ध्यान रख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी स्टेट्स का, एक पर्टिकुलर स्टेट का ध्यान रख रहा है। जैसे आप ले ले एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की स्टेट है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वहां पर, वेस्ट बंगाल की है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, तो इंडिविजुअल अपनी अपनी स्टेट का ध्यान रख रही हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब फर्दर स्टेट में भी बहुत से विलेजेस होते हैं और बहुत से टाउन्स होते हैं, है ना। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेट्स टेक माय एग्जांपल, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, यूटी से, वहां पे बहुत से विलेज है, ठीक है, बहुत से विलेजेस हैं और बहुत से टाउन्स हैं। अब एक पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल में बैठा है, वो हर एक विलेज का ध्यान या उसकी नीड किस तरह से जान पाएंगे, है ना। वो तो अभी एक ही जगह पर है, तो इंडिविजुअल्स विलेजेस की नीड्स कहीं पे हो सकता है कि पानी की प्रॉब्लम हो, कहीं हो सकता है बिजली ना पहुंच पा रही हो, कहीं हो सकता है एजुकेशन सिस्टम सही ना हो, कहीं हो सकता है हेल्थ सिस्टम सही ना हो। तो हो सकता है कि डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट टाउन्स में डिफरेंट तरह की नीड्स हो, तो उसको किस तरह से अप्रोच किया जाएगा या उसके डिसीजंस को किस तरह लिया जाएगा और उसके रिसोर्स कैसे मैनेज होंगे, तो उसके लिए बनाई जाती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। विलेज के लेवल पे आ जाती है पंचायत, let me raise it, ओके। सो विलेज के लेवल पे आ जाती है पंचायत, ठीक है। आप में से कोई अगर विलेज गया होगा, विलेज में रहा होगा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा विलेज में रहने का, तो वो उन्होंने पंचायत देखी होगी। वहां पे जो उनके जो डिसीजंस हैं या उनकी नीड्स का जो ध्यान है वो दैट गवर्नमेंट रखती है। कौन रखती है? पंचायत, ठीक है। पंचायत है, चुनी जाती है, उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है, और वो जो भी लोकल पीपल्स की नीड होती है वो पंचायत को बताते हैं और पंचायत उनकी नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट को जो फाइनेंस चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थ्रू आता है, स्टेट गवर्नमेंट को जो फाइनेंस चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम होती है, इट आस्क टू नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, साथ ही टाउन के लेवल पे आ जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, अगर आप सिटीज में रहते हैं तो आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी के बारे में सुना होगा, जो आपकी सफाई का ध्यान होगा, ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको इकट्ठा करते हैं, हेल्थ देते हैं, बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं, सिटीज की सारी फैसिलिटीज का ध्यान रखते हैं, दैट कम्स फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, ये तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन लेने के लिए लोकल गवर्नमेंट को स्टेट के पास जाना पड़ेगा, नहीं, उनके अपने अपने एरिया हैं। लाइक हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब क्लास टीचर जो हैं कुछ डिसीजन खुद से ले सकते हैं क्लास के बारे में, ठीक है, क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, किस तरह से पीरियड्स आएंगे या किस तरह से कौन सा टीचर पढ़ाएगा, किस तरह से होगा, वो माइनर से डिसीजन जो है क्लास टीचर ले सकता है, और जो मॉनिटर है वो भी स्टूडेंट्स की जो बात है उनको रिप्रेजेंट आगे कर सकता है, ठीक है। और जो पूरे स्कूल के लेवल पे जो डिसीजन लेना है दैट इज टेकन बाय प्रिंसिपल। उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है विलेज लेवल पे कुछ एरियाज इनके बना दिए गए हैं जिसपे ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं, इन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एरियाज पे इनको ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब आप एक तरह से कर ले फ्रीडम ऑफ डिसीजन, ठीक है, वो ये ले सकते हैं। फाइनेंसेस कुछ इनको
मिलेंगे, इनको एरियाज दिए गए हैं जिससे ये पैसा जनरेट कर सकते हैं, लाइक टैक्सेस वगैरह लेके। बाकी इनको फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट से मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा नेशनल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ एरियाज हैं जहां पे वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सकती है, ठीक है। और नेशनल गवर्नमेंट पे तो इंटरफेरेंस वैसे भी लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो यहां पर मैंने मेंशन किया है। 3 लेवल पे गवर्नमेंट हमारी काम करती है, दैट इज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया, पंचायत एट द लेवल ऑफ विलेज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द लेवल ऑफ टाउन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमने जान लिया कि क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन लेती है, जो लॉज बनाती है। क्यों चाहिए भाई? इसलिए चाहिए ताकि हर इंसान की जो नीड है वो फुलफिल हो, ठीक है। डाइवर्सिटी तो हमारी सोसाइटी में है ही है, पर वो डिस्क्रिमिनेशन जो है डाइवर्सिटी की बेस पे वो मिनिमाइज हो पाए, इसलिए गवर्नमेंट होती है जो इस तरह से डिसीजन लेती है कि सब सोसाइटी के सेगमेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। फिर हमने जाना कि किस किस लेवल पे ये काम करते हैं। नाउ वी विल लुक कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं ब्रॉडली, है ना। एक है डेमोक्रेसी और दूसरी है मोनार्की, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, जैसा कि हमारे देश में है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। सो डेमोक्रेसी में लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं, लोग खुद डिसाइड करते हैं कि कौन लोग उनके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। अब डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती हैं, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अदर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद डिसीजन लेते हैं खुद के लिए, ठीक है। वो खुद जो है एज अ वर्क करते हैं गवर्नमेंट, वो खुद अपनी नीड्स के बारे में लॉज खुद बनाते हैं, डिसीजंस खुद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसा हमारे देश में है, हम खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, हम चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, है ना। हम अपने एमपीज एमएलएस को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरह आप बिहेव नहीं करते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, है ना। अपने प्रतिनिधि आप चुनते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको और जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही आज की दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां पे आपने मेंबर्स को चुना अपने, क्योंकि पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान डिसाइड करे, तो उसकी वजह से जो है केओस बहुत ज्यादा हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, और इन केस अगर रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से काम ना करे तो वो उन्हें चेंज भी कर लेते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज चूजन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। ओके, सो दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की का मतलब है जहां पे किंग और क्वीन जो है रूल करते हैं। किंग और क्वीन, राजाओं का रूल होता है, ठीक है। जो हेड है गवर्नमेंट का दैट इज किंग या क्वीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, किंग एंड क्वीन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मोनार्की। अब मोनार्की भी 2 टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट किंग और क्वीन है, उसको एडवाइस करने के लिए एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्मॉल ग्रुप होगा, बट
जो किंग है ही इज नॉट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ इट्स ग्रुप। वो ग्रुप जो उसको एडवाइस कर रहा है वो उसकी बात मानने के लिए बाधित नहीं होता, कंपल्शन नहीं होती, ही इज नॉट बाउंड टू एडमिट दैट, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, देयर इज अ किंग और उसके नीचे एक इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं कि आपको इस तरह से डिसीजन लेना है और उनको वो डिसीजन मानना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की अगर आप एग्जांपल लें तो यूके और कनाडा में इसी तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है। आप देखें हेड में क्वीन है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है, इलेक्शंस भी होते हैं, कैबिनेट भी होता है और वो एडवाइस करते हैं क्वीन को डिसीजन लेने पे और उनको वो चीजें माननी होती हैं। एब्सोल्यूट की आप सऊदी अरेबिया में एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, जहां किंग है, एडवाइस के लिए वहां पे भी ग्रुप है बट वो बाउंड नहीं है उनकी एडवाइजरी को मानने के लिए। फाइन, क्लियर है डेमोक्रेसी और मोनार्की? ओके, ठीक है, सो दैट इज अबाउट यस ओके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। फाइन, नेक्स्ट हमें इसमें देखना है कि एक गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज जरूरत है, कि अगर आपको डेमोक्रेसी, बिकॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मानी जाती है अभी तक दैट इज डेमोक्रेसी, अब उस डेमोक्रेसी को कि वो सक्सेसफुल हो और वो अच्छी तरह से काम कर सके उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट है ना, कि वोट करने का जो हक है वो सबके पास हो। अगर हम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो उस वक्त सिर्फ उन लोगों को हक था वोट करने का जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जिनके पास लैंड होता था, प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को हक था वोट करने का। बाकी ना विमेंस के पास राइट टू वोट था, ना उन लोगों के पास जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। तो एक तरह से देखा जाए पॉपुलेशन का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा ही वोट करता था और गवर्नमेंट चुनता था। तो अगर उस गवर्नमेंट की बात करें तो दैट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, है ना, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, है ना। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तब होगी जब हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है अपना वोट कास्ट करने की जो है राइट को एक्सपीरियंस कर सके। इसीलिए गांधी जी ने कहा था इन 1931 अपने न्यूज़पेपर में, दैट इज यंग इंडिया, ठीक है, 1931 में जो न्यूज़पेपर यंग इंडिया था वहां गांधी जी ने कहा था कि राइट टू वोट जो है वो इस बेस पे नहीं दिया जाना चाहिए कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, फाइनेंसेस है, बट ये इस बेस पे होना चाहिए कि कौन किसका कैसा कैरेक्टर है और कौन कितना कैपेबल है अपनी गवर्नमेंट चुनने के लिए। तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द फाइनेंस और हर एक इंसान के पास होना चाहिए राइट टू वोट, ठीक है। सो हर एक को जो राइट टू वोट मिलता है उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हमारे देश में इसी को फॉलो किया जाता है। हमारे देश में आप जानते हैं हर इंसान जो 18 ईयर से अबव है उसका हक है वोट कास्ट करने का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, वो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो उसको पूरा हक है वोट देने का अगर वो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो होती हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस को भी जो प्रिकर्सर है इलेक्शन का भी, उसकी सक्सेसफुल इलेक्शन का भी, वो है राइट टू वोट, दैट इज थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हर एक को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट, कलर के उसे मिले वोट कास्ट करने की राइट, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ओके। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली उन्हें नहीं
आप डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, तो यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज कि एवरी अडल्ट हैज अ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड sex. Fine. So that is called universal adult franchisee, and universal adult franchise is responsible for the success of democracy. अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा देन डेमोक्रेसी जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम से लोग जो है, मेनली मेजॉरिटी ही अपनी नीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हीं की बातों को सुना जाएगा और उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट। तो हमने गवर्नमेंट में देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की नीड क्या है, देन वी स्टडी कि गवर्नमेंट किस किस लेवल पे काम करती है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट ऑल अबाउट गवर्नमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर 4, उसका है, उसमें बताया गया है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, टी एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने जैसे जाना अभी, इस चैप्टर में हमने देखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके की एलिमेंट्स क्या है, एंड की एलिमेंट्स जो हैं उसके वन है पार्टिसिपेशन, second is conflict resolution, and third is equality and justice, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रीड इन दिस चैप्टर, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और उसके की एलिमेंट्स क्या है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट गवर्नमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते या डायरेक्टली आप डिसीजंस नहीं लेते। अब एक डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, जैसा हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेशन, कि हर पर्सन, सोसाइटी का हर पर्सन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, चाहे वह विमेन हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो पार्टिसिपेट करे। सो इट विल वर्क थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कि हर इंसान जो 18 ईयर से अबव है उसे पूरा हक है वोट कास्ट करने का। सो पहला इंपॉर्टेंट की एलिमेंट आ जाता है पार्टिसिपेशन का, जो कि फुलफिल होता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू, और इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, और आप किस तरह से चुन रहे हैं, बाय द वे ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, एक फिक्स इंटरवल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं और इलेक्शन में हर पर्सन पार्टिसिपेट कर पा रहा है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट डिसाइड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, क्योंकि हर सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, हम अपने ही देश की बात करें, बहुत सी डाइवर्सिटीज है। कभी रिलीजन के बेस पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कोई रिलीजन कम्युनिटी एक पोजीशन निकाल रही है जिसकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड वो वहां पर जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, उनके बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को रिजॉल्व कौन करेगा, ठीक है। तो उस बीच में इंटरफेयर करती है पुलिस। पुलिस भी आ जाती है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि वो पोर्शन है, वो सेगमेंट है गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो पुलिस क्या है, जो उस पर्टिकुलर रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनको बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और एक मिडल वे निकालेंगे चीजों को रिजॉल्व करने का, ठीक है। उसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रिवर डिस्प्यूट का, है ना। रिवर डिस्प्यूट, जैसे हमारे देश में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो मल्टीपल स्टेट से होके गुजरते हैं,
ठीक है, मल्टीपल स्टेट से होके गुजरती है, और जिन जिन स्टेट से वो गुजरती है उन स्टेट्स में बिकॉज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें पानी कम मिला है, हमें ज़्यादा डिमांड है, उनको पानी ज़्यादा मिल रहा है, इस बेस पर उनके बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं, और इन डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि एलिमेंट है, वो दैट इज विद द गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अगर आप रिवर डिस्प्यूट की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है कावेरी रिवर डिस्प्यूट, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में हुआ था। ठीक है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसे कितना पानी मिलेगा, क्योंकि जो कृष्णा सागर डैम बनने की वजह से जो वाटर फ्लो है डाउन स्ट्रीम में वो कम हो गया था, इसकी वजह से जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई थी, इसकी वजह से दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, एंड गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करके उन्होंने इस चीज को सॉल्व आउट किया था। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कंफ्लिक्ट किसी भी बेस पे हो सकता है, रिलीजन पे, रिसोर्सिस पे, रिवर पे ना, रिवर इज ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, फाइनेंसिस पे, सो देयर कैन बी मल्टीपल डिस्प्यूट्स एंड दैट इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, और दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस, दिस इज ऑल्सो अ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें आप खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। ठीक है, तो आप सभी मेंबर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैक्सिमम विमेन्स, डिफरेंट सोसाइटीज के, डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट एथनिसिटीज के, दे आर पार्टिसिपेटिंग। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हो रहा है क्योंकि हर एक के मेंबर्स हैं, तो वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी नीड को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एक मिडल जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? बराबरी, कि एवरी पर्सन इज इक्वल, सबकी नीड्स को फुलफिल किया जाए और इक्वली इंपॉर्टेंस मिले। और जस्टिस क्या होता है? न्याय, है ना, इसको आप बराबरी बोले, है ना। सो न्याय एंड बराबरी, इक्वालिटी, दैट ऑल पीपल आर इक्वल। अब हमारे देश में आप देखें माइनॉरिटीज भी बहुत कम्युनिटीज पाई जाती है। माइनॉरिटीज क्या हो गए? जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, अब अगर कुछ रिलीजन ऐसा है जिसमें उस रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लेस, तो आप उसे रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं। कोई लैंग्वेज है, उसे बोलने वाले बड़े कम लोग हैं, तो उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। हमारे देश में इन्हीं तरह की दो माइनॉरिटीज को पहचाना जाता है, दैट इज एक होती है रिलीजियस और दूसरी होती है लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्योंकि वो लोग कम हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी कम ही होंगे, क्योंकि वो खुद ही पॉपुलेशन में कम हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो कम ही चुन पाएंगे ना। तो वो उनकी जो मेंबर्स जो रनिंग गवर्नमेंट में होंगे वो भी कम ही होंगे, वो भी माइनॉरिटीज में ही होंगे, तो उनको इक्वालिटी किस तरह से मिलेगी? सो दैट इक्वालिटी इज गारंटेड बाय द मेन गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे हक उनको स्पेसिफिकली हक दिए जाते हैं इन माइनॉरिटीज से, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि उनसे किसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, और जो जस्टिस है उसे भी इंश्योर किया जा सके। फाइन, ठीक है, और जस्टिस को भी इंश्योर किया जा सके। फाइन, सो इक्वालिटी एंड जस्टिस को इंश्योर करना भी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट इज डन बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक राइट्स टू एवरी पर्सन। जो हक हैं उनको दिए जाते हैं, माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे हमारे देश में भी दिए जाते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन की पॉलिसीज होगी या डिफरेंट पॉलिसीज होगी, दैट इज कि उनकी जो बिकॉज उनके रिप्रेजेंटेटिव कम है तो उन्हें वो स्पेसिफिक प्रिविलेज दिया जाए ताकि उनको भी जस्टिस इंश्योर की जा सके। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट द की रोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में
इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि डेमोक्रेसी में व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी अंडरस्टैंड कर चुके थे, दैट इज इट इज ऑफ टू पार्ट्स, इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और जो हमारी डेमोक्रेसी है जो हमारे देश में फॉलो की जाती है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हमने देखा कि की एलिमेंट्स क्या हैं, जिसमें हमने जाना कि पहला इज पार्टिसिपेशन, जो इलेक्शन के थ्रू होगा, जिसमें इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड कि हर एक पर्सन को वोट कास्ट करने का राइट मिले, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड सेकंड वाज दैट इज अबाउट पार्टिसिपेशन के बाद द इंपॉर्टेंट फीचर वाज अबाउट नीड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, कि कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, किसी तरह से किसी भी रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसे मैनेज किया जा सके। एंड थर्ड वाज द इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसका एक एग्जांपल जो मेंशन किया गया है बुक में, दैट इज अबाउट द अफ्रीकन कम्युनिटीज। ठीक है, अफ्रीका में 3 टाइप की कम्युनिटी पाई जाती थी। एक तो वहां के नेटिव, ठीक है, दैट वाज ब्लैक, ठीक है, और दूसरे जो वाइट पीपल आए फॉर द रूलिंग, और तीसरे जो कि लेबर क्लास माइग्रेट की गई इंडिया से, ठीक है, लेबर क्लास और ट्रेडर्स जो माइग्रेट हुए इंडिया से। तो 3 तरह की जो पॉपुलेशन है वो वहां पे पाई जाती थी। और वहां पे जनरली जो भी गवर्नमेंट जिस तरह के भी रूल्स बनाए जाते थे, दैट वाज वेरी रेशियल, अपार्थाइड टाइप ऑफ जो थी गवर्नमेंट थी। वहां पे इस तरह से कि कौन पर्सन व्हाइट है और कौन ब्लैक है, उस बेसिस पे उनको राइट्स अलॉट किए जाते थे। जो ब्लैक पर्सन है, दे वर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट, उनको वोट करना भी अलाउड नहीं था, उनको इलेक्शन लड़ना भी अलाउड नहीं था, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करना भी अलाउड नहीं था। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला ने जो है फिर मूवमेंट चलाई और इस चीज को इरेडिकेट कराया। ठीक है, गांधी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज में। सो that was to remove the inequality or injustice or to ensure equality and justice. So democratic government जो है, क्योंकि हर पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसे शो कर रहा है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने हर मेंबर को इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट यस, दैट इज इट अबाउट द चैप्टर 4। आज हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है, दैट इज ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसमें हमने गवर्नमेंट को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की की एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ा है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।